हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग प्रेडिकेट के हिस्से को देखेंगे। इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट वाला पार्ट पढ़ रहे थे। पिछला जो भी आप क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें मैंने पीछे एक एक्सरसाइज करवाई थी जिसमें मैंने अनसॉल्व को सॉल्व करवाया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिस्से से क्या चीज़ें आती हैं। तो क्लास 9th और क्लास 10th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी टीईटी के। अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके सिलेबस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का हिस्सा साफ साफ मेंशन किया गया है कि आने वाला है इससे क्वेश्चन काफ़ी कुछ। तो पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे जो सब्जेक्ट का पार्ट होता है कि सब्जेक्ट में कोई पार्ट कैसे डिटर्मिनर बनता है, कैसे क्वालिफायर होता है और कैसे हेड वर्ड होता है, मेन वर्ड। उसके अलावा एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आज हम लोग प्रेडिकेट के हिस्से में बात करेंगे कि प्रेडिकेट कैसे बनता है और इसके रीअरेंजमेंट कैसे हमें करने होते हैं। तो सब्जेक्ट में जो भी टेबल हम लोग अब तक देखते आए हैं उनसे वो चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब टेबल यहाँ पर शुरू होंगी प्रेडिकेट की। तो देखिए, जबकि कोई सेंटेंस होता है तो एक हिस्सा सब्जेक्ट होता है और एक हिस्सा प्रेडिकेट होता है। ये सब्जेक्ट रहा और ये प्रेडिकेट रहा। तो दो हिस्से में तो ये बटा होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, जैसे इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब होता है, एम होता है हेल्पिंग वर्ब, आर हो गया इज़ एम आर, फिर उसके बाद वाज वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। इन सब हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस जब हम टुकड़े में कर देते हैं, यानी बाद वाला हिस्सा जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है उसको अलग कर दें और इसके पहले जो भी सब्जेक्ट है उसको अलग कर दें, यानी किसी का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, कोई देश का नाम हो, ऐसा कुछ भी नाम, कोई वस्तु का नाम, वो सब भी, तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो जब ऐसे हम डिवीज़न करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है वहाँ से जो इस हिस्से को अलग करेंगे वो कहलाएगा प्रेडिकेट, और जो सब्जेक्ट है कोई नाम किसी का वो कहलाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अलग अलग करते हैं। जैसे ये देखिए, किशन प्लेज। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ किशन प्लेज, किशन खेलता है। अब प्लेज जो है वर्ब है, इससे हमें पता चल रहा है ना कि किशन काम क्या कर रहा है। तो जिस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि काम क्या हो रहा है वो कहलाता है वर्ब, और यहाँ पर वर्ब से जब अलग कर देंगे तो वो कहलाने लगेगा अब इस जगह पर प्रेडिकेट। तो ये एक तरीका है इसको दोनों को समझने और अलग करने का। ऐसे ही अगले सेंटेंस में कह रहे हैं राम सिंग्स, राम गाता है। तो देखिए यहाँ पे एस ए या एस लगता है, तो सिंग्स का मतलब होता है गाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब इसमें हम एस लगा देते हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं राम, तो राम एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो उसके साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं एस या ई एस लगाते हैं। तो ये प्रोसेस भी यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ताकि आपको हेल्प करे नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें, कोई सेंटेंस देखें। तो यहाँ जब हमने डिवाइड किया मेन वर्ब को तो ये प्रेडिकेट हो गया, और इसके पहले जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा दिया वो तो सब्जेक्ट के पार्ट में पहुंच गया। इसी तरह से देखिए लिखा शी रन्स, वह दौड़ती है। नेक्स्ट वाला कह रहा कि दे लाफ, वे हंसते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा इस जगह पे बात को। यहाँ लिखा है दे और उसके बाद लाफ। ये जो वर्ड है ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन। दे हम तभी बोलेंगे ना जब ढेर सारे लोग होंगे। तो जब हम दे कह रहे हैं ढेर सारे लोगों को तो ये बहुवचन है, और बहुवचन के साथ जब हम वर्ब लिखते हैं तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ऐसा कब करना है, जब सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन का हो तब, और ये सेंटेंस बनने के बाद में कहा जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस। तो जो भी वर्ब है उससे जब हम अलग कर रहे हैं तो प्रेडिकेट वाला हिस्सा हमें मिलता चला जा रहा है। अगले में भी कुछ ऐसा ही है, वी लिखा है फिर उसके बाद रीड। तो वी रीड यानी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वी का अर्थ निकलेगा हम, और रीड का मतलब है पढ़ते हैं। तो इसी तरह से इसका अर्थ जो है यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वर्ड, ये वर्ब है। वर्ब से जैसे हमने अलग कर दिया तो ये प्रेडिकेट कहलाएगा और शुरू का हिस्सा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो हम पीछे से देखते चले आ रहे थे, लेकिन अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में भी कुछ चीज़ें डिवीज़न होती हैं। जैसे पिछले टाइम हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट में छोटे छोटे बहुत से पार्ट थे, कुछ क्वालिफायर, डिटर्मिनर, हेडवर्ड, ऐसे करके। अब यहाँ प्रेडिकेट में वही चीज़ हम लोग देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर काफ़ी कुछ आपको लिंक मिल जाएंगे जो आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं उस जगह से। वो आप देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वाला पार्ट समझने के लिए। सारे वीडियो आपको एक के बाद एक मिल रहे हैं, तो आप आसान है आपके लिए ये काफ़ी
कि बहुत जल्दी आप चीज़ों को यहाँ पे कवर अप कर सकेंगे अगर पीछे का पढ़ते हुए चले आ रहे हैं तो, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा यहाँ पर। तो आप पीछे का मैं रिकमेंड करूँगा कि पीछे का एक वीडियो ज़रूर देख लें थोड़ा सा समझने के लिए। चलिए अब यहाँ फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है सब्जेक्ट ये पार्ट रहा, प्रेडिकेट का ये पार्ट रहा, कहा जा रहा सेंटेंस माई फादर और उसके बाद रीड्स और फिर द न्यूज़पेपर। अब माई फादर तो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर माई फादर एक वर्ड पूरा का पूरा अलग हो गया, जहाँ पर हम किसी के व्यक्ति के बारे में रेफ़र कर रहे हैं, पिता के बारे में कह रहे हैं। जहाँ से वर्ब शुरू हुआ वहीं से अलग किया तो प्रेडिकेट हो गया। लेकिन अब प्रेडिकेट के बाद में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे लिखा है रीड्स, लेकिन क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर लिखा जा रहा है द न्यूज़पेपर। तो प्रेडिकेट में अब दो वर्ड मिलेंगे आपको यहाँ पर। क्या दो वर्ड मिल रहे हैं? एक तो यहाँ पर मिल रहा है आपको वर्ब, ये वर्ब है। वर्ब वही होता है जिससे हमें किसी काम का पता चले। यहाँ रीड से मतलब हो रहा है पढ़ने का, पता चल रहा ना, पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया वर्ब। उसके बाद दूसरा जो वर्ड मिलेगा वो होगा कोई ना कोई नाउन, जिसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। अब नाउन क्या होता है? किसी भी वस्तु का नाम। अब देखिए न्यूज़पेपर जो है एक वस्तु है, एक चीज़ है जिसका नाम कहा गया है न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर इसका नाम हो गया। तो जब इसका नाम हमें दे दिया तो वर्ब के बाद में जो जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इसमें भी ध्यान से देखोगे तो दो टुकड़े हैं। एक यहाँ पर शुरू में लिखा है आर्टिकल, ये आर्टिकल द है जिसको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं, और बाद में उसके साथ जुड़ा हुआ पार्ट जो है वो न्यूज़पेपर जो लिखा है वो है ऑब्जेक्ट, हेड वर्ड उसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब प्रेडिकेट के दो टुकड़े हो गए, एक तो वर्ब हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब इसको छोटे छोटे और टुकड़ों में करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें और हमें पता चलेंगी। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है, देखिए योर सिस्टर कुक्स फूड। अब हमने यहाँ से तो अलग कर दिया, ये प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया और ये सब्जेक्ट का हिस्सा हो गया। लेकिन प्रेडिकेट में भी तो दो तीन वर्ड होते हैं, सबको अलग अलग करेंगे। जो वर्ब है उसे अलग कर देंगे और जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको अलग कर देंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है फूड, यानी किसी वस्तु का नाम, और ये जो लिखा है इससे हमें काम का पता चल रहा है, कुक्स मतलब पकाना। माई सिस्टर यानी योर सिस्टर कहा जा रहा है तो तुम्हारी बहन खाना पकाती है। इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे अलग कर रहे हैं। तो ये डिवीज़न यहाँ चीज़ें आपको समझनी है। इस तरह से दो पार्ट हो गए, एक ही ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में लिखा है शी, और शी के बाद राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर भी देखिए कई छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिया गया, शी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर राइट्स जो है ये वर्ड लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब है, वर्ब इसको बोलोगे आप। और ये शुरू में जो दिया है ये प्रोनाउन है जिसको सब्जेक्ट कहा जा रहा है। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है और इसके साथ आ लगा है, ये आर्टिकल है। तो इसी तरह से यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हैं। देखिए ये पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें क्यों पढ़ना होगा, क्या ज़रूरत है इसके पढ़ने की? तो सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी हम कोई सेंटेंस को लिखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को थोड़ा उटपटांग लिख दें, हम यहाँ लिखें शी राइट्स शी लेटर, अब यहाँ हम लिख दें शी ए की जगह पर, तो आर्टिकल ये होता है, आर्टिकल को हम किसी वस्तु के साथ लगाते हैं, ना कि यहाँ पर शी के साथ लगाएंगे और ना ही यहाँ पर रिप्लेस करके शी लगाएंगे। तो ये जो जगह होती है शब्दों की, कौन सी जगह कहाँ पर क्या होना चाहिए, यही चीज़ हमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट वाला पार्ट समझाता है। जब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि किस चीज़ को हमें कहाँ रखना है, कहाँ प्लेस करना है, ये क्लियर कर देता है बिल्कुल कि किस किस जगह पर रखना है। तो जब आप इसके थ्रू रीअरेंजमेंट करते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा हेड वर्ड है, कौन सा यहाँ पे वर्ब है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इसके बिना ना तो एक्टिव पैसिव पढ़ पाएंगे, ना ही आप इसके बिना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ पाएंगे, ना ही इसके बिना आप ट्रांसलेशन पढ़ पाएंगे। तो कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होने वाली है जब तक आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिस्से को स्ट्रांग नहीं करते हैं। तो अभी मैंने एक बार और आपको रिपीट कर दिया, बता दिया है कि ये यूपी टेट के लिए जो 2021 में भी एग्ज़ाम होना है नवंबर में, यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप उसके लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। पूरी सीरीज़ में आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन चैनल के तुरंत आपको मिल जाएँ। इसके अलावा जो भी मटेरियल है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करके सारी चीज़ें आप बढ़ सकते हैं एक एक स्टेप में। आपको कोई भी पे नहीं करना है पैसा, कोई भी पेड चैनल लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम वेरी श्योर कि आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ आपके लिए कवर हो जाएगा। अभी क्लास 9th और 10th का जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, यूपी बोर्ड में खास तौर से। चलिए आगे देखते हैं कि लिखा है आई, अलग कर दिया, आई बॉट अ रेडियो, मैंने एक रेडियो खरीदा। बॉट का मतलब होता है खरीदना, ये BUY बाय का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दिया है, ये पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस बन रहा है।
अब अ रेडियो वस्तु का नाम दे दिया लास्ट में, स्टार्टिंग में आई एक प्रोनाउन दे दिया, तो हमने एक वर्ब से इसको अलग तो कर दिया, हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे मेन वर्ब शुरू हो रही थी सेकंड फॉर्म वर्ब की, लेकिन इसके पहले जो चीज़ है उसमें सिंगल वर्ड है, लेकिन इसके बाद जो है उसमें 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों में सब चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे जो बॉट है बाय की सेकंड फॉर्म ये है वर्ब, उसके अलावा अ रेडियो यहाँ पे वस्तु का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और इसमें भी ए जुड़ा हुआ है, ये है आर्टिकल। तो इस तरह से आपको इसमें अलग अलग चीज़ों को डिफरेंस करना है, क्या अंतर है ये समझिए ध्यान से, बार बार चीज़ों को मेरे साथ आप दोहराते जाइए तो काफ़ी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। चलिए आगे समझते हैं अब टेबल नंबर 3 में कि टेबल नंबर 3 किस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है। अभी यहाँ पे हम लोग पीछे देख रहे थे कि 2 पार्ट में हम इसको प्रेडिकेट के हिस्से को बदले थे, एक था वर्ब और दूसरा था ऑब्जेक्ट। लेकिन अब कई बार कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है डबल होता है, यानी 2 पार्ट में ऑब्जेक्ट आपको दिया रहता है। जैसे ये सेंटेंस कह रहा है द ग्रैंड मदर टोल्ड मी, दादी माँ ने मुझसे कहा, मुझे बताया या सुनाया, आ स्टोरी, एक कहानी सुनाई। तो टोल्ड, टोल्ड तो सुनाया, टोल्ड का मतलब हो गया सुनाना, टेल की सेकंड फॉर्म है ये, टेल मतलब बताना या सुनाना, टेल की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ये तो सेकंड फॉर्म में हो गया, मेन वर्ब हो गया, लेकिन ये कहानी सुनाई किसको, मुझे सुनाई, और सुनाया क्या, स्टोरी सुनाई, किसने, ग्रैंड मदर ने। तो इस तरह से इसमें देखेंगे तो देखिए 3 पार्ट के बाद में भी पार्ट निकल के आ रहे हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वैसे प्रेडिकेट होता टोल्ड मी, लेकिन क्या सुनाया ये भी तो पता होना चाहिए, तो इसलिए लास्ट में एक ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो यहाँ पर जब सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, जब प्रेडिकेट के हिस्से को अलग करते हैं तो जो मेन वर्ब होता है उसे वर्ब मान लिया, फिर उसके बाद में जो बचेगा अगर वस्तु और चीज़ों का नाम लिखा हुआ है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मोस्टली केसेस में जो लिविंग थिंग होती है यानी कि कोई जीवित चीज़, वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो जीवंत चीज़ें हैं, सॉरी जिनको नॉन लिविंग कहा जाता है, न्यूट्रल जेंडर वाली चीज़ें, उन्हें हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोल्ड कह रहा है, लेकिन सुनाने की बात, तो सुनाया क्या है, स्टोरी को। आस्क्ड, पूछा, पूछा क्या, अ लीव, टू लीव द क्लास, क्लास छोड़ने के लिए। तीसरे में गेव, दिया, दिया क्या, एक किताब। लेकिन अब किसको ये सब चीज़ें की गई हैं वो इधर लिखा है, इनडायरेक्ट है। स्टोरी किसको सुनाई, मुझे। क्लास छोड़ने किसने कहा गया, उससे। किताब किसको दी गई, उसको। तो ऐसे करके ये मुख्य चीज़ें हैं, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये उससे होकर जा रही हैं, यानी इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से होकर इसके पास आई हैं, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट के हिस्से को अब हम 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन 3 पार्ट में भी देखिए मैंने अभी पीछे आपको बताया कि कुछ जगह पर आपको यहाँ पर आर्टिकल भी देखने को मिल रहे हैं। पहले सेंटेंस में जैसे लिखा है टोल्ड, उसके बाद लिखा है मी, मी का मतलब होता है मुझे, और उसके बाद अ स्टोरी। तो द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ ने मुझे कहानी सुनाई, लेकिन टोल्ड से हमने जब इसको प्रेडिकेट को अलग कर दिया तो वर्ब जो है अलग हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्टोरी अलग हो जाएगा। ये पार्ट आप समझ गए तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएंगी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव में ये चीज़ें काम आने वाली हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लें। नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, प्रिंसिपल ने उससे पूछा, क्या पूछा, टू लीव द क्लास, क्लास छोड़ने के लिए। तो एग्जैक्टली उससे क्लास छोड़ने के लिए पूछा, लेकिन किससे, उससे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया टू लीव द क्लास, और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हिम। तो ये इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे हम लोग इसको अंतर कर लेंगे। और आस्क्ड लिखा हुआ है, ये है वर्ब, इसका मतलब होता है पूछना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये आस्क होती है इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है कि दे गेव हर अ बुक, उन्होंने उसे एक किताब दी। गेव मतलब दी, गिव होती फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकंड फॉर्म जो है गेव, इस जगह पे सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, और ये है हर, जो कि एक प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन के बाद में एक वर्ड दिया हुआ, अब क्या दिया गया, किताब दिया गया। तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी जो किताब देने का प्रोसेस है, वस्तु है, वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसे दिया गया, उसको दिया गया। तो इस तरह से हम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अलग कर लेंगे। तो आप चीज़ों को खुद से एक बार कोशिश कीजिए सभी चीज़ों को सॉल्व करने का। अगर आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछें, बेधड़क आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एनी हाउ, किसी भी तरह से। तो आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ ही रोट अ हर अ लेटर, रोट का मतलब होता है लिखा, ये राइट की थर्ड फॉर्म है, WRITE, राइट, राइट मतलब लिखना। तो इसकी थर्ड फॉर्म, इस सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ही रोट, उसने लिखा, हर अ लेटर, तो उसने लिखा क्या, एक लेटर लिखा, लेकिन किसको लिखा, उसके लिए।
लड़की के लिए। तो यहाँ पर जो अ लेटर है वो एक तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लिखने का काम उसी को डायरेक्ट किया है, और दिया किसको लेटर ले जाके, किसी लड़की को। तो यहाँ पर ये जो पार्ट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पर डिवीज़न करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पे शी जो है वह हिंदी निकलेगी, गेव मतलब दिया, गिव की सेकेंड फॉर्म, मी अ पेन तो उसने मुझे एक पेन दिया। तो अ पेन वाला जो हिस्सा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और इसी तरह से मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये पूरा चार्ट आप ध्यान से देखेंगे तो सारी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सब में जो है सभी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है इस लाइन के थ्रू। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो क्या होता है, पहला जो ऑब्जेक्ट पर्सन होता है वो जो, और दूसरा थिंग होता है, थिंग है। तो पर्सन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये लाइन बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये लाइन आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। जो भी वस्तु होती है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो भी व्यक्ति या पर्सन होता है उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप इसको यहाँ पे पार्ट आउट कर लेंगे, दोनों को डिवीज़न कर लेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जब भी कोई निर्जीव वस्तु होती है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव वस्तु ही नहीं होगी, हमेशा हो सकती है वो सजीव भी हो सकती है, मतलब कोई जीवित भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, चलो देखते हैं ध्यान से। जैसे एग्जांपल क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखिए जरा, सोहन गेव मी आ पपी। पपी का मतलब होता है पिल्ला, कुत्ते का। सोहन ने मुझे कुत्ते का पिल्ला दिया। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि दो चीज़ें तो है ना, दो ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से करेंगे मेन वर्ब से। मेन वर्ब हो गई गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म। लेकिन मी अ पपी में यहाँ पे दो चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ पपी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वस्तु पे ज़्यादा जोर किया जा रहा है वो वस्तु या वो चीज़, वो लिविंग भी हो सकती है, वो मुख्य रूप से अगर उसको काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो वस्तु जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाएगी, भले वो जीवित चीज़ क्यों ना हो। अभी ऊपर जितने में हम देख रहे थे सब निर्जीव चीज़ें थी, यहाँ पर क्या है, जीवित चीज़ है, तो ये भी वस्तु ही तो माना जाएगा क्योंकि उसे दिया गया है इसलिए। इसी तरह से अगर इसी को हम पैसिव में बना दें तो क्या होगा, अ पपी वॉज गिवन टू मी बाय सोहन। अब ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव कैसे बनाए जाते हैं इसके लिए मैंने सेपरेट सीरीज़ बना रखी है, आप वहाँ पर लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ आपको मिल जाएगा, उन चीज़ों को भी देख लें। उसको मैं जब अलग से वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें भी पता चलेंगी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या पैसिव बनाते समय कैसे रखे जाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट दोबारा भी हम इसको ऐसे सेंटेंस को पैसिव बना सकते हैं इस तरह से, आई वॉज गिवन अ पपी बाय सोहन। मुझे एक पिल्ला दिया गया सोहन के द्वारा। ये दूसरा तरीका पैसिव बनाने का। तो पैसिव बनाने वाले सेक्शन में जब हम पहुंचेंगे तब इस चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है माई मदर गेव अ फ्रॉक टू माला। तो मेरी माता ने जो है एक फ्रॉक जो है माला को दिया। अब इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है कि श्वेता सेंट अ मैगज़ीन फॉर मी। जो है श्वेता ने एक मैगज़ीन मेरे लिए भेजी है। तो यहाँ पर भी देखिए दो दो पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं दो सेंटेंस में। तो इसी तरह से यहाँ पर जो वर्ब आ रही है मेन, यहाँ से अलग करेंगे तो प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया, जिसमें गेव जो है, गेव के बाद में जो यहाँ पर अ फ्रॉक कहा जा रहा है ये अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू माला यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ ध्यान से आप समझेंगे। इसी तरह से इस वाले सेंटेंस में भी यही है कि यहाँ पर आ मैगज़ीन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा, क्रम बदल भी जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा कैसे होता है। देखिए समझ लीजिए इस चीज़ को, यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो सेंटेंस एक्टिव में है, फ्रॉक और मैगज़ीन शब्द में गेव एंड सेंट क्रियाओं का यूज़ है, ठीक। माला और मी से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग है, तो इनको ऑब्जेक्टिव केस में इनडायरेक्टली किया गया है, यानी कि प्रीपोजिशन लगा के इनडायरेक्ट किया गया है, और टू और फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग इसी प्रकार होता है। तो आई होप कि आज की सीरीज़ में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रेडिकेट से जुड़े हुए और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ टॉपिक रूल्स देखेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे और रीअरेंजमेंट आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको मेरे फर्दर अपडेट्स वीडियो के आपको डायरेक्टली मिलते रहें। तो चलिए एक नए सेशन और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।